हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आर एस सर और आप देख रहे हैं आर एस सर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की सेशन में हम आज बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट आपके फॉर्मूले फिजिक्स के जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं, जिनसे कॉमन न्यूमेरिकल बनते हैं, जिनसे कॉमन कॉन्सेप्ट बनते हैं। लेकिन एक प्रॉमिस मैं आपसे लेता हूं, आपको एक प्रॉमिस मुझे करना होगा कि सिर्फ 15 मिनट हम आपके साथ बने रहने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है 15 से 18 मिनट का बन जाए। लेकिन अगर कंप्लीट फिजिक्स के फॉर्मूले आपको रिवाइज करने, फुल कॉन्सेप्ट के साथ में पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा प्रत्येक फॉर्मूले को, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनसे न्यूमेरिकल ज्यादा बनेंगे, वो सारे फॉर्मूले में यहाँ डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका पहला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रहेगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो सदिशों का परिणामी सदिश, और उसका फॉर्मूला आ गया r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सेम फॉर्मूला दो फोर्स का परिणामी निकालने के लिए भी यूज में लिया जाता है। बस वहां पे बलों के लिए फॉर्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा आ जाता है। तो सेम फॉर्मूला अपन फोर्स के लिए भी यूज ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आता है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये इनका जो परिणामी सदिश आता है, ये रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी। यानी परिणामी सदिश की दिशा निकालने का फॉर्मूला tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू साइन थीटा बटा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, यहाँ पे हम उस परिणामी सदिश का जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। उसके बाद में एक अहम फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का एकांक सदिश का, यानी यूनिट वेक्टर एकांक सदिश को यदि किसी सदिश के ऊपर केप लगा हुआ आपको नजर आए तो मान के चलिए वो आपका यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। तो मान लो कोई वेक्टर ए था जिसके ऊपर मैंने केप लगा दिया, ए केप ए वेक्टर बटा ए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मोड। ये बात भी आपकी सही है। डेफिनेशन आपको मैं रिवाइज कर दूं कि यदि किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दिया जाए, यदि किसी वेक्टर में उसके परिमाण का, यदि किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको वेक्टर लेके वेक्टर दिया जाता है और फिर आपको यूनिट वेक्टर पूछ लेता है, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालो, भाग लगा दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, एकांक सदिश आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल, तो भाई सीधी सी बात है, प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितने टाइम तक वो हवा में रहा, उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल का फॉर्मूला 2u sin थीटा बटा g। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद में पांचवा जो आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब आप कहोगे सर h मैक्सिमम कहां आया, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेता हूं, थीटा 90 होगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बटा 2g आपका एच मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को कितनी दूर तक फेंका गया प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज यानी क्षैतिज परास कहलाता है। और उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला h बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, याद रखिएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपका स्क्रीन पर है, ठीक है। अब उसके बाद में इन दोनों फॉर्मुलों को मिला के मैंने जाहिर कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है कॉन्सेप्ट क्लास में भी, और आपको इसको समझ लेना चाहिए, नहीं अगर यहां से सवाल आया तो 90% बच्चे गलत कर देंगे। अगर आपको थीटा अगर ये बोले कि आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम अपनी स्थिति में है, यानी आपको पता है आर मैक्सिमम कितने डिग्री कोण पे होता है, 45 डिग्री पे, यानी अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करूं तो इसके लिए थीटा इक्वल टू अगर मेरे को 45 रखना हो तो आर मैक्सिमम आएगा, और अगर हाइट मुझे मैक्सिमम रखना है तो थीटा बराबर 90 आता है। तो वो अपनी अपनी स्थिति में हो, अगर थीटा बराबर 45 रेंज के लिए हो और थीटा बराबर 90 हाइट के लिए हो, यानी मैक्सिमम बोला गया है, ये नहीं बोला गया फिक्स कोई कोण हो, तो उस स्थिति में आर मैक्सिमम बराबर 2h मैक्सिमम होता है। ये लॉजिक सबको पता है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि ऑब्जेक्ट को और केवल 45 डिग्री एंगल पे फेंका गया है, तो उस समय आर मैक्सिमम और एच मैक्सिमम का रिलेशन क्या होगा, तो
तो उस कंडीशन में एच के लिए भी यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 लेनी पड़ेगी और आर के लिए भी थीटा की वैल्यू 45 लेनी पड़ेगी, यानी दोनों के लिए थीटा अगर 45 डिग्री हो, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, तो उस कंडीशन में आर मैक्सिमम होगा एक्स मैक्सिमम का 4 गुना, ये 2 गुना और ये आपका 4 गुना। ये बहुत अच्छा सवाल यहां से बनता है, ये आप अपने इन सभी फॉर्मूलों के नोट्स बना के जरूर इनको रिवाइज करिएगा और उसमें ये चीज जरूर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद में मोशन ऑफ ए कार, कार की गति, जो आपको पता है एक सर्कुलर मोशन में एक घुमाव वाली रोड पे जो वी मैक्सिमम, जो बिल्कुल सुरक्षित चाल होती है गाड़ी की, कार की, व्हीकल की, तो उसका वी मैक्सिमम का फॉर्मूला काफी अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, मैंने यहाँ पे नोट किया है वी मैक्सिमम इक्वल टू म्यू जी आर। म्यू आपका घर्षण गुणांक होगा, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पृथ्वी त्वरण, और आर उस पाथ की रेडियस, उसकी त्रिज्या। तो ये भी मैक्सिमम का फॉर्मूला याद रखिएगा, यहां से बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बन जाता है। बेंट एंगल यानी झुकाव कोण, और बेंट एंगल झुकाव कोण का वैल्यू tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बटा जी आर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वी स्क्वायर यानी किस एंगल से जब घुमाव में गाड़ी घूमती है तो किसी एंगल पे उसको घुमा लिया जाता है ताकि गाड़ी बाहर की तरफ नहीं फिसले, तो मोटरसाइकिल की बात करो मैं, ठीक है, तो वो कि झुकाव कोण क्या है, रोड को ऊपर उठा लिया थीटा एंगल पे, अगर रोड उठी भी नहीं है तो गाड़ी को घुमाना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा, या अगर रोड ऊपर उठी हुई है तो वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प होती है गाड़ी को घुमाने में, वो बेंट एंगल होता है, किस एंगल से रोड को ऊपर उठाया गया है, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये स्लाइड कंप्लीट हुई, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आप कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी और एनडी की तैयारी और आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई टेस्ट सीरीज, तो परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है 3 मंथ के लिए एयरफोर्स एक्स एंड वाई, एक्स वाई, नेवी SSR और एनडीए के लिए आपका कॉम्बाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आप आने वाले 3 महीने तक आने वाले सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं परीक्षा ऐप पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है परीक्षा ऐप का लिंक, जहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप RS यानी 40 जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कोड यूज करते हो, तो जो आपका टेस्ट सीरीज का चार्ज उसमें से 40% आपको मिलेगा। अब आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फॉर्मूला नंबर 9 आपका वर्क डन, कार्य जो कि वर्क है पावर एनर्जी वाले टॉपिक से आया है। W इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डॉट हटाते हैं तो cos थीटा लगा देते हैं, W बराबर एफ एस cos थीटा, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला आता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल यहाँ से बनाया गया है और बन सकता है। उसके बाद देखिए पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा की U बराबर mgh, ये बेसिक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का स्थितिज ऊर्जा का। U बराबर mgh, जिसमें m मास होगा, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट होगा। किसी वस्तु को h ऊंचाई पे उठाने पे किया गया कार्य, h हाइट तक उठाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh। देन बात आती है काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2m v स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने साथ में ही डाल दिया है, वो है 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। i आपका मोमेंट जड़त्व आपका आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। तो 1/2 i ओमेगा स्क्वायर और 1/2 m v स्क्वायर है, मास है, v वेलोसिटी है। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या हो सकता है। गतिज ऊर्जा में और संवेग में क्या संबंध हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। U देखो यहाँ पे इनके बीच में जो रिलेशन आया वो आया यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 2m k फॉर काइनेटिक एनर्जी है, p आपका मोमेंटम है, m मास है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। इन 3 राशियों में से किसी 2 को कांस्टेंट करके, एक को कांस्टेंट करके 2 का रिलेशन निकाला जाता है। 3 में से कोई एक कांस्टेंट होगा और बाकी 2 का रिलेशन। रेशियो वाला क्वेश्चन, अनुपात वाला, न्यूमेरिकल वाला, परसेंटेज में वृद्धि करने वाला, वो सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं और यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा टारगेट होते हैं एग्जाम में, सवाल बहुत सारे बनते हैं यहाँ से। उसके बाद में आता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला तो वो U या W के रूप में, क्योंकि जो उसको खींचने के लिए कार्य करते हैं वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो U W बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्पेशल चीज नोट की हुई है, वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी, स्प्रिंग की, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये नोट कर लो दिमाग में, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि सवाल आ सकता है इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो ये स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग की प्लस होगी, धनात्मक होगी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला g बराबर gm बटा r स्क्वायर। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका कैपिटल जी आपका नियतन कांस्टेंट है, m मास है पृथ्वी का और r आपका गुरुत्वीय त्वरण सॉरी त्रिज्या है। इनका वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 9.8 वैल्यू या लगभग 10 वैल्यू आ जाता है। इस न्यूमेरिकल जब भी अपनी ये फॉर्मूला काम में लेंगे न्यूमेरिकल में, तो इसमें मास को कांस्टेंट किया जाएगा, m को कांस्टेंट किया जाएगा। और अगर यहाँ पे रिलेशन लेते हैं जब मास को कांस्टेंट करेंगे तो g और r, g समानुपाती 1 बटा r स्क्वायर आएगा। यानी यहाँ पे अपने नोट्स में डाल दीजिएगा g समानुपाती 1 बटा r स्क्वायर, पहला लॉजिक ये है, ठीक है। लेकिन अगर मास को कांस्टेंट ना करके डेंसिटी को कांस्टेंट कर दें, घनत्व को कांस्टेंट कर दें, तो ये फॉर्मूला काम में आएगा आपका, जिसमें 4/3 पाई रो जी आर, इसमें 4/3 पाई रो डेंसिटी जी कांस्टेंट है, तो बताओ स्मॉल जी कैपिटल आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, जी समानुपाती आर हो गया। देख लो कितना बड़ा खेल हो गया। जब मास कांस्टेंट था तो जी समानुपाती 1 बटा आर स्क्वायर था, और जब डेंसिटी कांस्टेंट है तो जी समानुपाती आर है। यहां से एक बहुत बड़ा न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट या रेशियो वाला क्वेश्चन बना के, अनुपात वाला क्वेश्चन बना के आपको दिया जा सकता है, और बहुत बच्चों का गलत हो सकता है। ये डाउट क्लियर कर लेना, बहुत ही सुपर क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। उसके बाद में एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग, सबको पता है एस्केप वेलोसिटी प्लाइन वेग का फॉर्मूला v इक्वल टू √2gr, और साथ में मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी भी लिख दिया है, कक्षीय वेग भी लिख दिया है, जो कि v नॉट बराबर √gr है। यानी प्लाइन वेग आपका कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। एस्केप वेलोसिटी लगभग 11.2 किलोमीटर होता है, और ये लगभग 7.9 या लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है आपका, तो ये इसका √2 गुना होता है। यानी प्लाइन वेग को अगर √2 गुना बढ़ा दे तो वह आपका सॉरी कक्षीय वेग को, ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 गुना इंक्रीज कर दें तो वह ऑब्जेक्ट वहां से एस्केप कर जाएगा, गति कर जाएगा प्लाइन वेग के साथ में। उसके बाद में कैप्लास थर्ड लॉ, इसका एग्जाम में क्वेश्चन टारगेट होता है, सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं पहले बता देता हूं आपको। यहां से न्यूमेरिकल आता है रेशियो वाला, अनुपात वाला, तो जो आपको देकर टाइम पीरियड पूछ लेता है कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आवर्तकाल को मतलब रेडियस के साथ, टाइम पीरियड को रेडियस के साथ रिलेट कर देता है कैप्लास थर्ड लॉ, जिसमें आवर्तकाल का स्क्वायर टी, जो रोटेशन हो रहा है उसका स्क्वायर है उसकी रेडियस की क्यूब के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर क्यूब आपके सामने है। उसके बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसमें m मास है और r उससे जो आपका रोटेशनल एक्स है उससे दूरी आपको यहाँ पर दी गई है, यानी I बराबर एम आर स्क्वायर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण की आपको फॉर्मूला मिल गया है। ये हमारी दूसरी स्लाइड थी जिसमें हमने आपके फॉर्मूले रख लिए 17। अब बच्चे ये फॉर्मूलों की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं उसके आगे के फॉर्मूले। लास्ट वाली स्लाइड में हमने फॉर्मूला नंबर 17 डिस्कस किया था, उससे आगे फॉर्मूला नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो वाले क्वेश्चन, यहाँ से अनुपात वाले क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल पेंडुलम से सवाल बहुत ज्यादा टारगेट होता है। T बराबर 2π√L/g, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका सिंपल पेंडुलम का, आपके एसएचएम से T बराबर 2π√L/g। उसके बाद में अगर बात करते हैं हुक्स लॉ की, यानी हुक के नियम की, तो यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है स्ट्रेन के, यानी प्रतिबल समानुपाती क्या होता है, विकृति, और फिर यहाँ पे आपका एक गुणांक लगा दिया जाता है, कांस्टेंट लगा दिया जाता है प्रोपोर्शनली साइन हटा के, तो प्रतिबल समानुपाती क्या होता है, विकृति के। ये भी एक आपका हुक्स का लॉ है, हुक्स नियम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य का समीकरण। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि एरिया बढ़ा दिया जाए, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, एरिया किस प्रकार से इफेक्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्य का समीकरण A1V1, एक जो पाइप होती है उसमें जो लिक्विड फ्लो करता है उसके लिए आता है ये A1V1 बराबर A2V2। इस सिरे पर A1V1 है तो उस सिरे पर A2V2 है, जो कि इसके बराबर होंगे। यानी इसका लॉजिक ये निकल के आता है कि अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया और वेलोसिटी। उसके बाद में बात करते हैं कैपिलरिटी यानी कैसिकात्व का नियम। ठीक है, कैसिकात्व का नियम यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सवाल, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल, बहुत ही अच्छे रेशियो वाले क्वेश्चन आपके दे दिए जाते हैं। यहाँ पे जी का रिलेशन भी हो जाता है कि किसी मतलब जो आपका कैपिलरिटी है, कैसिकात्व है, ट्यूब है, उसको चंद्रमा पे ले जाए, पृथ्वी पे ले जाए, ऊंचाई पे ले जाए, गहराई में ले जाए, तो जी का जो चेंज होता है वो इसके साथ चेंज आपका कर दिया जाता है।
तो जो एच है वो जी पर भी डिपेंड करता है, आर पर भी डिपेंड करता है, त्रिज्या दुगुनी आदि चार गुनी। और आपको पता सबसे इंपोर्टेंट यहाँ पे जो लो हो जाता है वो बन जाता है ज्यूरीन लो, एच समानुपाती 1/r। यहाँ पे आप देखिए एच और आर का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये ज्यूरीन लो। यहाँ पे त्रिज्या दुगनी कर दे आदि कर दे, हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कैपिलरिटी के कैसिकात्व के। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, ज्यूरीन लो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, पूछा गया है कई बार यहाँ से। तो ये हाइट का फॉर्मूला, जो पानी कैपिलरिटी ऊपर चढ़ता है, लिक्विड ऊपर चढ़ता है, उसकी जो हाइट है उसका फॉर्मूला है h = 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। टी टेंशन है, थीटा बनाया गया एंगल है वहां पे, रो डेंसिटी आर उसका रेडियस है ट्यूब का, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बहुत अच्छा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा इसको। स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट बनाने के लिए किसी सिस्टम को, जिस सिस्टम को दी गई उष्मा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है टेम्परेचर के, तो डेल क्यू समानुपाती डेल टी। दी गई उष्मा डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है उसके मास के, यानी डेल क्यू समानुपाती एम। दोनों को मिला दिया जाए तो डेल क्यू समानुपाती एम डेल टी। जब प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो उसकी जगह लगाते हैं एस। अगर आपको मान लो ऐसे ही निकालना हो, जिसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा, तो S बराबर हो गया डेल क्यू बटा एम डेल टी। S बराबर डेल क्यू बटा एम डेल टी। ये स्पेसिफिक हीट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहां से कोई भी न्यूमेरिकल आपका बनाया जा सकता है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का। उसके बाद में स्टीफन्स लॉ यानी स्टीफन का नियम, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो विकिरण है उसकी तीव्रता E डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होती है यहाँ पे टेम्परेचर की पावर 4 के, E समानुपाती T की पावर 4। जब प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो यहाँ पे रख देते हैं सिग्मा, जो कि स्टीफन कांस्टेंट है, तो E बराबर सिग्मा T की पावर 4। ये स्टीफन लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे अनुपात वाला सवाल, E1/E2 बराबर T1/T2 की पावर 4, ये रेशियो वाले क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं आपको एग्जाम में। उसके बाद में आपका फॉर्मूला नंबर 24, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का पहला नियम। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल बनेंगे। फॉर्मूला आया है आपको कि किसी सिस्टम को दी गई उष्मा डेल क्यू दो कामों में खर्च होगी, एक वर्क डन कार्य करने में और दूसरा डेल यू यानी उसकी इंटरनल एनर्जी में वृद्धि करने के लिए। तो दी गई उष्मा डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है तो मान के चलो 30% आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्लियर है। उसके बाद में एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, ये आपका मोस्ट रिपीटेड टॉपिक था प्रीवियस एयरफोर्स के एग्जाम का और नेवी के एग्जाम में भी। कार्नो इंजन की दक्षता का फॉर्मूला ईटा इक्वल टू 1 - T2 बटा T1 × 100, या Q1 को T1 के रूप में या Q2 को T2 के रूप में लिखें तो नई एफिशिएंसी हीट के रूप में, एनर्जी के रूप में ईटा इक्वल टू 1 - Q2 बटा Q1 × 100। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये टेम्परेचर के रूप में, ये उष्मा के रूप में है, लेकिन आपको सवाल मोस्ट ऑफ इसी से बनेगा। यहाँ से कई बार T1 T2 पूछ लेगा, इफिशियंसी पूछ लेगा। ये बेसिक सवाल आपके इफिशियंसी के रिगार्डिंग कार्नो इंजन से पूछे जाते हैं, और पहले भी आपको मोस्ट सवाल जो था यहाँ से आपका टारगेट किया गया था। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले पार्ट 1, यानी 11th क्लास के आपके 12th क्लास के फॉर्मूले आपका। इसका मतलब इस वीडियो का पार्ट 2 आपको चाहिए तो बस एक मेरी कंडीशन है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, कम से कम एक शेयर तो आपको करना ही है। तुरंत आपको पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्ट 2 भी बहुत ज्यादा जरूरी है जितना पार्ट 1 है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर तो आपको करना ही करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लगा आपको इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।